आज हम अपना शुरू करेंगे निषेचन पश्च संरचनाएं एवं घटनाएं। आज हम पढ़ेंगे निषेचन यानी कि हमारा फर्टिलाइजेशन होता क्या है, क्योंकि हमने पुष्प की संरचना पढ़ ली थी, मेल जननांग पढ़ लिया था, फीमेल जननांग पढ़ लिया था, परागकण की क्रिया पढ़ ली थी। उसके बाद आता है हमारा निषेचन, क्योंकि जब परागकण हमारा बन जाता है तो उसके बाद आता है निषेचन की निषेचन कैसे होता है। तो ये तो हमें पता ही होता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का आपस में जब संयुग्मन या संयोजन होता है तो उस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। पुष्पी पादपों में जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है उसमें क्या होता है, उसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं, परागकण बनते हैं। उसके द्वारा निर्मित नर युग्मकोद्भिद और बीजांड जो हमारे मादा युग्मकोद्भिद में उपस्थित होते हैं उनका आपस में संयुग्मन होता है, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में संयोजन करके निषेचन करते हैं और पुष्पी पादपों में उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। उनसे पोलन ग्रेन से हमारे जो युग्मकोद्भिद होता है और बीजांड जो हमारा फीमेल पार्ट में पाया जाता है उनका आपस में युग्मन होता है, आगे चलकर वो एक युग्मनज का निर्माण करते हैं। ये जो थ्योरी है ये किसने दी है, स्ट्रॉसबर्गर एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 1884 में इस चरण को बताया था और यह भी बताया था कि नर और मादा युग्मक के संयोजन के फलस्वरूप द्विगुणित अर्थात 2n नंबर युग्मनज बनता है, यानी कि दोहरा निषेचन होता है जो आगे चलकर पीढ़ी के लिए मात्र कोशिका का निर्माण करता है। और पुष्पी पादपों में निषेचन की क्रिया निम्न चरणों में संपन्न होती है, यानी कि जो निषेचन होता है वो कई चरणों में संपन्न होता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि जो निषेचन होता है वो किस तरीके से होता है। सबसे पहले बात करते हैं परागकण पर वर्तिकाग्र का जमना या अंकुरण कि जर्मिनेशन और पोलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा, यानी जो परागकण होता है, परागकण हमारा वर्तिकाग्र पर होता है, फिर वो वर्तिकाग्र पर जमता कैसे है, फिर उसका अंकुरण कैसे होता है। तो ये तो हमें पता ही होता है, हमने पुष्प की संरचना में पढ़ा था, हमने ये देखा था कि हमारी वर्तिका कैसी होती है, वर्तिकाग्र कैसे होते हैं, हमारा जो फीमेल पार्ट था उसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था। तो ये तो बताने की जरूरत है नहीं कि फीमेल पार्ट कैसा था, आप इसी से समझ जाएंगे कि उसमें कैसे कैसे उसका अंकुरण होता है। स्त्री केशर के वर्तिकाग्र पर जब कोई परागकण गिरता है, यानी कि जो परागकण होता है वो जब स्त्री केशर के वर्तिकाग्र पर गिरता है आकर, तो वर्तिकाग्र पर उपस्थित रासायनिक संवेदांग होते हैं, यानी कि जो वर्तिकाग्र होता है उस पर कुछ रासायनिक संवेदांग होते हैं जो शर्करा भी होती है, शर्करा बोल सकते हैं उनको, वो उसकी पहचान करते हैं कि ये परागकण जो है ये हमारी जाति का ही है या फिर किसी दूसरे पौधे की जाति का। अगर वो उन्हीं की जाति का होगा तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर नहीं होगा तो वो उसको बाहर निकाल देते हैं। ये रासायनिक संवेदांग होते हैं जो उसकी पहचान करते हैं। फिर क्या होता है कि ये परागकण अंकुरण योग्य है या नहीं, ये उसकी पहचान करते हैं कि जो परागकण होता है वो अंकुरण योग्य है या नहीं। अंकुरण योग्य तो तभी होगा जब उस जाति का होगा, अगर दूसरी जाति का होगा तो वो अंकुरण योग्य नहीं होगा। जो योग्य परागकण होते हैं वह वर्तिकाग्र पर उपस्थित सक्रिय शर्करा से बना होता है, यानी कि जो योग्य परागकण होते हैं वो वर्तिकाग्र पर जो सक्रिय शर्करा उपस्थित होती है उससे बना होता है, और ये सक्रिय तरल पदार्थ को सोख लेते हैं जो आगे चलकर परागनलिका का विकास करते हैं। परागनलिका भी हमने देखी थी, कुछ इस टाइप की हमारी शेप बनी थी लास्ट में, जब हमने परागकण की संरचना देखी थी उसके बाद हमारी परागनलिका बनी थी, जिसके बारे में हमने पढ़ा भी था कि हमारी परागनलिका बनी है। तो परागनलिका क्या होती है, वो वर्तिका में प्रवेश करती है, यानी कि परागनलिका वर्तिकाग्र से होते हुए वर्तिका में प्रवेश करती है, फिर वो अंडाशय पे जाती है, अंडाशय में जाने के बाद वो बीजांड में जाती है, उसके बाद वो बीज या फिर भ्रूण का निर्माण करती है। अब बात करते हैं परागनलिका का बीजांड में प्रवेश कैसे होता है। तो अधिकांश आवर्तबीजी पौधों में परागनलिका वर्तिका से होते हुए बीजांड द्वार के समीप पहुंचती है, यानी कि जो आवर्तबीजी पौधे होते हैं हमारे उसमें परागनलिका जो होती है वो वर्तिका से होते हुए बीजांड द्वार के समीप पहुंच जाती है और इसी में स्थित जनन केंद्रक और दो नर युग्मक में विभाजित हो जाती है, यानी कि जो हमारा जनन केंद्रक था और जो नर युग्मक थे उसमें वो विभाजित हो जाएगी। अब आती है तीसरी बात कि परागनलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश कैसे होता है। तो परागनलिका होती है, परागनलिका में उपस्थित दो नर केंद्रक, यानी कि परागनलिका में हमें ये तो पता ही था पहले से कि उसमें दो नर केंद्रक होते हैं जो आगे चलकर प्रवेश करके बीजांड द्वारा भ्रूणकोश तक प्रवेश कर जाते हैं। जो नर केंद्रक होते हैं वो ही बीजांड द्वार से भ्रूणकोश में प्रवेश करते हैं जो आगे जाकर भ्रूण का निर्माण करते हैं। नर और मादा युग्मक का संलयन कैसे होता है अब इसमें, यानी कि जब परागनलिका भ्रूणकोश में प्रवेश कर जाएगी तो अब इसमें हम ये देखेंगे कि उसके बाद होगा उसमें नर और मादा युग्मक का संलयन या संयोजन जिसे हम बोल सकते हैं। तो आवर्तबीजी जो भ्रूणकोश होता है, आवर्तबीजी भ्रूणकोश में एक नर युग्मक अंडकोशिका से संयोजन करता है,
यानी कि जो आवर्तबीजी भ्रूणकोश में जो नर युग्मक होता है, एक दो नर युग्मक के बारे में हमने बात करी थी कि दो नर केंद्रक होते हैं, तो उसमें जो एक नर युग्मक होता है वो अंडकोशिका से संयोजन करके द्विगुणित युग्मनज बनाता है, यानी कि 2n युग्मनज बनाता है, 2n गैमेट। इस क्रिया को संयुग्मन कहते हैं। यानी कि संयुग्मन क्या होता है हमारा कि जो भ्रूणकोश में जो नर युग्मक होता है वो अंडकोशिका से संयोजन करता है, उसके बाद 2n गैमेट बनाता है, इस क्रिया को कहते हैं संयुग्मन। तथा दूसरा नर युग्मक जो होता है हमारा वो द्वितीयक केंद्रक के साथ मिलकर त्रिगुणित त्रियन भ्रूणकोश का निर्माण करता है। यानी कि एक नर युग्मक युग्मनज का निर्माण युग्मनज बनाता है, और जो दूसरा नर युग्मक होता है वो द्वितीय केंद्रक के साथ मिलकर त्रिगुणित भ्रूणकोश का निर्माण करता है, और यह प्रक्रिया त्रिसंलयन कहलाती है। और इस प्रकार के निषेचन को द्विनिषेचन कहते हैं, यानी कि जो दोहरा निषेचन होता है इसी को कहते हैं द्विनिषेचन, क्योंकि यहाँ पर दो बार निषेचन होता है। दोहरा निषेचन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर दो बार निषेचन होता है, एक नरयुग्मक द्वारा और दूसरा भी नरयुग्मक द्वारा। एक नरयुग्मक द्वारा अंडकोशिका से संयोजन करके और दूसरा द्वितीयक केंद्रक के साथ मिलकर। अब क्या करते हैं कि संयोजन के जो फलस्वरूप युग्मनज भ्रूण का निर्माण करता है, यानी कि जो संयुग्मन होता है उसके फलस्वरूप जो युग्मनज होता है, जो हमारा गैमेट होता है, जो भ्रूण का निर्माण करता है, वो त्रिसंलयन के फलस्वरूप बना त्रिगुणित केंद्रक भ्रूणपोष का निर्माण भी करता है, जो भोजन का संग्रहण करते हैं। यानी कि भोजन का संग्रहण करेंगे और भोजन का संग्रहण करके उसको पोषक तत्वों तक पहुंचा देंगे जिसकी जरूरत होगी भोजन की। यानी कि जिससे जो हमारा भ्रूण होता है वो पोषण करता है, यानी कि जो हमारा नर युग्मक था वो अंडकोशिका के साथ मिलकर उसने अपना युग्म अंडकोशिका के साथ मिलकर उसने युग्मनज का निर्माण किया। तो दूसरा केंद्रक था, दूसरे केंद्रक में क्या किया था उसने, दूसरे केंद्रक ने नर युग्मक के साथ मिलकर द्वितीय केंद्रक के साथ मिलकर युग्मनज किया। तो ये दोनों क्या करते हैं, इसमें जो त्रिगुणित केंद्रक हमारा बनता है वो भ्रूणपोष का निर्माण करता है, फिर ये क्या करती है भोजन का संग्रहण करते हैं, और भोजन का संग्रहण करके क्या करते हैं ये भ्रूण को पोषण देते हैं। अब आता है द्विनिषेचन का महत्व क्या होता है हमारा। द्विनिषेचन के बारे में हमने पढ़ लिया कि हमारा दोहरा निषेचन क्या होता है। दोहरा निषेचन दो नर युग्मनज द्वारा ही होगा। अब द्विनिषेचन का महत्व होता क्या है, क्यों जरूरी है। इसके द्वारा नर जनन के लक्षण भी भ्रूणपोष में पाए जाते हैं, यानी कि इसी के द्वारा नर जनन के लक्षण पाए जाते हैं भ्रूणपोष में, यानी कि जो फल या भ्रूण बनता है उसमें नर जनक के भी लक्षण पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर एक केंद्रक नर का होता है, दो मादा के होते हैं। यानी कि जो त्रिगुणित हमारा बना था उसमें एक केंद्रक हमारा नर का था और जो दूसरा था, बाकी जो दो बचे थे वो हो गए हमारे फीमेल के, जो भोजन के लिए उपयोगी होते हैं, यानी कि वहीं से भ्रूण को पोषण हमारा मिलता है। इसीलिए हमारा द्विनिषेचन का जो महत्व है इसके लिए ज़्यादा जरूरी है कि उसमें नर जनन पार्ट भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब द्विनिषेचन के फलस्वरूप जो होता है वो हमारा भ्रूण के साथ साथ भ्रूण पोष का भी निर्माण होता है, जिससे भ्रूण को पोषण मिलता है। यानी कि जो द्विनिषेचन होता है उसमें भ्रूण के साथ साथ हमारा भ्रूण पोष भी बनता है, जिससे भ्रूण को पोषण मिलता रहता है। अब एक क्वेश्चन हमारा ये आता है कि परागकण तथा निषेचन में अंतर क्या होता है, चाहे एक नंबर में पूछे या दो नंबर में पूछे, पर ये क्वेश्चन हमारा हर बार बन ही जाता है एग्जाम में। तो इसके बारे में अंतर देख लेते हैं कि पहले अंतर क्या होता है। जो परागकण और निषेचन में अंतर, परागकण में क्या होता है, परागकण का हमें पता ही होता है कि परागकण में क्या होता है कि वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागकण कहलाती है। यानी जो परागकण होते हैं जब वो हमारे वर्तिका तक पहुंच जाते हैं, यानी कि फीमेल पार्ट यानी स्त्री केसर तक पहुंच जाते हैं, तब परागकण की क्रिया होती है। और निषेचन क्या होता है, निषेचन हमें पता ही होता है कि उसमें दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक मेल होता है दूसरा फीमेल होता है। जब वो आपस में संलयन करते हैं, आपस में वो मिलते हैं, तब वो निषेचन करते हैं। दूसरी बात क्या है कि ये अनेक माध्यमों से होता है। परागण की हमने बात करी थी कि स्वयं परागण था, पर परागण था। ये किस किस तरीके से हो रहा था, हमारा वायु से, जल से, कीट आदि से हो रहा था, मनुष्य के द्वारा भी हो रहा था। और निषेचन क्या होता है, इसमें माध्यम की आवश्यकता हमें नहीं होती है। दूसरा कि यह बीजांड के बाहर होती है। जो परागण की जो प्रक्रिया होती है वो बीजांड के बाहर होती है, और निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है, बीजांड के अंदर होती है। परागकण क्या होता है, ये बाह्य प्रक्रिया है, यानी कि किसी भी फूल की, पुष्प की, बीजांड की एक बाह्य प्रक्रिया होती है परागकण। और निषेचन क्या होती है, ये उसकी आंतरिक और जैविक प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसी में भ्रूण का निर्माण होता है। तो हमारा निषेचन अब पूरा हो गया। उसके बाद आता है पुष्पी पौधों में निषेचन के पश्चात की घटनाएं, जो हम पढ़ रहे थे। इसमें हमारी कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो मैं आपको समझाऊंगी। अभी हमने निषेचन के बारे में पढ़ा, उसके बाद आता हमारा पुष्पी पौधों में निषेचन के पश्चात की जो घटनाएं होती हैं हमारी, वो क्या होती हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है, भ्रूण एवं इसका विकास होता है। उसके बाद होता है भ्रूणपोष एवं इसका विकास होता है, और तीसरा होता है फल एवं बीज का निर्माण, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भ्रूण एवं इसका विकास।
तो भ्रूण का विकास कैसे होता है? जब पुष्पी पौधों में निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया के बारे में हमने पढ़ा भी था अभी। तो एक नर केंद्रक अंड कोशिका के संयुग्मन के पश्चात हमारा नर युग्मनज बनाता है। यानी कि जो नर केंद्रक होता है वो अंड कोशिका से संयुग्मन करता है, उसके पश्चात क्या होता है, हमारा नर युग्मनज बनता है। और युग्मनज कुछ देर विश्राम अवस्था में रहता है। तो युग्मनज हमारा बनता है, वो कुछ देर विश्राम अवस्था में रहता है और उसके बाद वो सेलुलोज की एक विशेष परत बनाता है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। इसके बाद वो डिवीजन करना शुरू करता है और उसके बाद वो फिर क्या करेगा, उसके बाद ही वो भ्रूण का निर्माण करेगा। अब बात करते हैं कि जो हमारा जो ये भ्रूण और भ्रूण का विकास होता है ये दो तरीके से होता है। ये होता है एक तो एक बीजपत्री पौधों में और दूसरा द्विबीजपत्री पौधों में। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के बारे में वैसे तो आप 11th में पढ़ ही चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री हमारे होते क्या हैं। एक बीजपत्री हमारे वह बीज होते हैं जिनमें एक पत्रक पाया जाता है, जैसे कि चावल हो गया हमारा, और भी बहुत सारे होते हैं। और द्विबीजपत्री होते हैं हमारे जिसमें दो पत्रक पाए जाते हैं, दो बीज पत्रक पाए जाते हैं, जैसे कि मटर, गेहूं, चना और जितनी भी दालें हैं ये सब हमारे द्विबीजपत्री में आती हैं, यानी कि डाइकॉट होते हैं ये सब के सब। अब बात करते हैं कि सबसे पहले द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास की बात करते हैं। तो ये डायग्राम देखते हैं हम। इसमें क्या है कि ये हमारा युग्मनज है। युग्मनज क्या है, ये फूलकर बड़ा हो रहा है और इसने अपने चारों तरफ क्या करा, सेलुलोज की कवरिंग बना ली है। सेलुलोज की कवरिंग बनाने के बाद इसने किया समसूत्री विभाजन, जिसमें दो कोशिका का निर्माण किया। इसने पहली करा निलंबक कोशिका का निर्माण और दूसरी करा इसने भ्रूणीय कोशिका का निर्माण। अब इसने जब ये निर्माण कर लिया, इसके बाद ये डिवीजन करेगा यहाँ से ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा और वर्टिकल डिवीजन करेगा। उसके बाद क्या होगा, इसमें जो निलंबन कोशिका है वो आगे समसूत्री विभाजन करती रहती है। यानी कि जो ये निलंबक कोशिका है ये आगे चलते चलते इसमें समसूत्री विभाजन करती रहेगी और फिर इसमें क्या होगा, इसमें 2 से 4, 4 से 6, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 34, 34 से 64 ऐसे डिवीजन कर लेगी, ऐसी कोशिकाएं बना लेगी। और ऐसे ही भ्रूणीय कोशिकाएं भी माने कि ये भ्रूणीय कोशिकाएं बना लेंगी और भ्रूणीय कोशिकाएं जो हैं वो आगे डिवीजन करेंगी। अब आगे डिवीजन करने के बाद हमने देखा कि निलंबन की जो 8 कोशिकाएं बन गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वीं ये हमारी पूरी फूला हुआ भाग जो है ये हमारी 8वीं कोशिका हमारी यहाँ पे बन जाती है। उसके बाद क्या होती है, फिर ये 6 से हमारी 10 तक कन्वर्ट हो जाती है। अब क्या देखते हैं कि एक फूलकर मोटी कोशिका बनी हुई जो है ये, जिसे हम पुटिका कोशिका कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, पुटिका कोशिका कहते हैं। और ये बीजांड से अटैच होती है। ये पुटिका कोशिका जो होती है हमारी, ये बीजांड से हमारी अटैच होती है और बीजांड से क्या लेती है, पोषक तत्व लेती है और भ्रूण को भोजन पहुंचाती है। अब क्या करती है, ये आगे जाके फिर इसने डिवीजन किया, आगे जाके इसने डिवीजन कर लिया और डिवीजन करके इसने 3 लेयर बना ली अपनी। 3 लेयर पहली क्या आई, त्वचाजन, वल्कुटजन और रंभजन। और जो त्वचाजन है वो क्या करती है, त्वचाजन ये लेयर जो होती है, त्वचाजन ये बाहरी होती है, यानी कि एक बाहर वाली पार्ट होता है, ये लेयर का बाहरी लेयर का निर्माण करती है। जो वल्कुटजन होती है ये हमारी कॉर्टेक्स का निर्माण करती है और रंभजन जो होती है स्टील प्लांटों में भी पाया जाता है जिसे बोलते हैं रंभ, ये रंभ का निर्माण करती है। और अब क्या देखते हैं कि हमारा जो युग्मनज है वो हार्ट शेप में हमारा बन गया है। ये आगे जाके क्या करेगा, ये आगे जाके भ्रूण का हमारा निर्माण कर लेगा, जिसमें से हमारे मूलांकुर क्या होते हैं, हमारे मूलांकुर और प्रांकुर का निर्माण कर लेगी। मूलांकुर होती है जड़ और प्रांकुर होता है हमारा तना। और फिर क्या करते हैं, बीजांड में अपने आप को फिट कर लेते हैं। यानी कि हम देखते हैं इसमें, ये रहा हमारा बीजांड द्वार, ये रहा हमारा निलंबन, ये रहा मूल क्षेत्र, ये रहा प्रोसीड्स बना लिया इसने, यहाँ पे इसने बीजपत्र बना लिया और यहाँ पे इसने निबाग बना लिया। तो ये होता है द्विबीजपत्री पुष्पी पौधों में भ्रूण का विकास। और ये जो विकास होता है इसमें जो ये प्लांट हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस, यानी कि प्लांट का नाम है कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस। उसके बाद आता है हमारा एक बीजपत्री पुष्पी पौधों में भ्रूण का विकास। ये भी सेम द्विबीजपत्री के जैसा ही होता है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में जाके इसमें क्या होता है, बाद में जाके इसमें लास्ट में हमें अंतर दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है इसमें, ये तो हमने बात कर ली कि शुरू में भी द्विबीजपत्री जैसा ही होता है। सबसे पहले क्या होगा, ये युग्मनज विश्राम अवस्था में होगा, उसके बाद ये सेलुलोज की अपने ऊपर परत बना लेगा, उसके बाद फिर ये 3 कोशिकाओं में डिवाइड हो जाएगा, पहली निलंबक, दूसरी अंतस्थ और तीसरी मध्य कोशिका। यानी कि डिवीजन करता है और 3 कोशिकाओं का निर्माण ये कर लेता है। अब क्या करते हैं, जो निलंबक कोशिका है
वो फूल कर बड़ी हो गई है यहाँ पे सेम पहले की तरह, द्विबीजपत्री की तरह। और फिर क्या है, और फिर ये एक बीज पत्रक का यहाँ पे आके, यानी कि यहाँ से डिवीजन किया इन्होंने, आगे आगे चल के कोशिका इसने उसकी तरह ही बना ली है, यहाँ पे 8 कोशिकाएं बनाई हैं। उसके बाद क्या करती है कि आगे जाकर ये एक बीज पत्र का निर्माण जो होता है वो उसमें प्रारंभ हो जाता है, और फिर इसमें अंकुर बीज पत्र बनते हैं, इसमें बीज पत्र बनते हैं, प्रांकुर बनते हैं, मूलांकुर बनते हैं, निलंबक बनते हैं, सेम उसी की तरह, द्विबीजपत्री की तरह। और आगे डिवीजन करके फिर ये निलंबक का निर्माण करती रहती है। और फिर यही सारी चीजें इसमें, मतलब इसमें ये होता है कि इसमें बस खाली एक सिंगल एक बीज पत्र का निर्माण होता है, उसमें द्विबीज पत्र का निर्माण होता है, इसमें बस खाली एक बीज पत्र का निर्माण होता है, जो ये रहा बीज पत्र, ये रहा हमारा। यहाँ पे ये बीजपन हो गया, ये अंकुर हो रहा है, अंकुर निकल रहे हैं हमारे यहाँ पे, ये हमारे मूलांकुर है, यहाँ पे प्रांकुर निकल रहे हैं, यहाँ पे भी इसको ये भी मूलांकुर ही निकल रहे हैं। तो ये होता है हमारा लज्यूला फ्रोस्टेरी प्लांट में, जिसे हम घास बोलते हैं, दूब घास जो होती है, ये इसमें होता है हमारा, ये जो एक बीज पत्री पुष्पी पौधों में जो भ्रूणीय विकास होता है। अब बात करते हैं कि इसके पश्चात जो होने वाली घटनाएं होती है वो हमारी होती क्या है। तो निषेचन के पश्चात बीजांड व अंडासन में अनेक परिवर्तन होते हैं, जिसके उपरांत बीजांड बीज में तथा अंडाशय फल में बदल जाता है। यानी कि जो निषेचन के पश्चात जो बीजांड और अंडाशय में परिवर्तन होते हैं, उसमें जो बीजांड बीज में तथा अंडाशय फल में बदल जाएगा। और निषेचन के पश्चात की घटनाओं को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे पहली आती है भ्रूण एवं भ्रूण का विकास, दूसरी भ्रूणपोष का विकास, फल एवं बीज का निर्माण। सबसे पहले हम बात बस खाली भ्रूण एवं भ्रूण विकास का ही करेंगे, इन दोनों की बात हम बाद में करेंगे। तो भ्रूण और इसका विकास होता कैसे है। संयुग्मन के पश्चात जो अंडकोशिका होती है वो युग्मनज कहलाती है, जिससे भ्रूण का विकास होता है। यद्यपि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में प्रारंभ की भ्रूण निर्माण की क्रिया एक समान होती है, परंतु कुछ समय पश्चात इनमें भिन्नता दिखाई देती है। जैसा कि हमने डायग्राम में अपने देख लिया था, मैंने आपको डिटेलिंग में बता दिया था कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में जो कोशिक यानी कि जो इनमें जो निर्माण की प्रक्रिया होती है वो समान होती है, लेकिन बाद में जाके इनमें लास्ट में हमें अंतर दिखाई देता है, यानी कि एक द्विबीजपत्री में कन्वर्ट हो जाती है और दूसरी एक बीजपत्री में। तो बात करते हैं पहले द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण के विकास की। सर्वप्रथम मैनस्टीन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्रूसीफेरी कुल के कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस नामक पौधे में भ्रूण का विकास का अध्ययन किया था। और अधिकतर द्विबीजपत्री पुष्पों में भ्रूण के विकास की प्रक्रिया ऐसी ही होती है। इस प्रक्रिया में प्रारंभ में युग्मनज आकार में बढ़कर चारों तरफ सेलुलोज की कोशिका भित्ति का निर्माण करता है, और तत्पश्चात अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा दो कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है। और ये दो कोशिकाएं होती हैं, पहली निलंबन, दूसरी भ्रूणीय कोशिका। जो हमने बात करी थी डायग्राम में कि पहली निलंबन बनी थी, दूसरी हमारी भ्रूणीय कोशिका बनी थी। ये कोशिकाएं लगातार ट्रांसवर्स और वर्टिकल विभाजन करती हैं, जिसके फलस्वरूप एक हृदय के आकार का भ्रूण बनता है। भ्रूण के सबसे ऊपरी सिरे पर निलंबक कोशिका पाई जाती है, जो बीजांड से पोषक पदार्थ को चूस कर या अवशोषित करके निलंबक के द्वार तक यानी कि भ्रूण तक पहुंचती है। भ्रूण आगे चलकर दो बीज पत्रों में डिवाइड हो जाता है, और जिसमें से प्राहारों शीर्ष तथा मूल का निर्माण होता है। प्राहारों से तने का निर्माण और मूल क्षेत्र से जड़ का निर्माण होता है। यानी कि ये तो मैंने आपको थ्योरी बताई है, बाकी हम डायग्राम में समझ ही चुके हैं डिटेलिंग में। अब आता है एक बीजपत्री भ्रूण का विकास। एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण के विकास में प्रारंभिक अवस्थाएं समान होती हैं, केवल बाद की विकास अवस्था में एक बीजपत्री भ्रूणों में कुछ अंतर दिखाई देता है। इसका सबसे सटीक एग्जाम्पल क्या है, लुजुला फ्रोस्टेरी, जिसका हमने अभी एग्जाम्पल लिया था, नामक पौधा है, जिसके युग्मनज के विभाजन को हमने अभी डायग्राम में देखा था। युग्मनज विराम अवस्था के पश्चात विभाजन करता है और कोशिका निर्माण करता है। कोशिका निर्माण करने के बाद वो तीन कोशिकाएं बनाता है, निलंबन, अंतस्थ और मध्य कोशिका। ये कोशिका लगातार विभाजन करती है और विभाजन के फलस्वरूप एक बीज पत्रक भ्रूण का निर्माण करते हैं, जिसमें प्राहारों शीर्ष उपस्थित होता है। प्राहारों के बाद फिर मूलांकुर होते हैं, मूलांकुर के बाद यानी कि ये क्या करते हैं, प्रांकुर का निर्माण, प्रांकुर निकलते हैं, और उसके बाद इसमें एक बीज पत्री का निर्माण हो जाता है। उसके बाद बस हमारी एक चीज बची है अब, जिसके बारे में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बात करेंगे, वो थी हमारी भ्रूणपोष का विकास। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, जिसके बारे में हम बात करेंगे चैप्टर 2 स्टार्ट करने से पहले। लेकिन उससे पहले मैं आपको असाइनमेंट सेंड करूंगी, जो आप मुझे सॉल्व करके भेजेंगे।